नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे तो सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी की बैठक होनी है और सीएम आवास पर कोरोना के संबंध में ये बैठक हुई। तो बैठक में टीम 11 के अध्यक्ष को सीएम ने निर्देश जारी किए हैं और इस बैठक में टीम 11 के साथ अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना को लेकर के चर्चा करते रहते हैं। कोरोना पर एक बार फिर से इस बैठक में चर्चा हुई है। टीम 11 का गठन भी कोरोना पर निगरानी रखने के लिए ही किया गया था। तो सीएम आवास पर कोरोना के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी टीम 11 की और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने टीम 11 के जो अधिकारी हैं, टीम 11 में जो लोग शामिल हैं, उनके साथ उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद से लोगों से कोरोना के संबंध में जानकारी भी ली है। तो यहाँ पर टीम 11 के साथ में बैठक हुई और सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी। कोरोना के संबंध में चर्चा की गई। तो लखनऊ की खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम आवास पर कोरोना के संबंध में टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक की। तो इससे पहले भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ कोरोना के संबंध में बैठक कर चुके हैं और एक बार फिर टीम 11 के अध्यक्षों के साथ ये बैठक बुलाई गई थी लखनऊ में सीएम आवास पर। तो सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई थी जिसमें सीएम योगी ने कोरोना को लेकर के टीम 11 के सदस्यों के साथ चर्चा की है। जो अध्यक्ष बताए जा रहे थे वो भी इसमें मौजूद थे और लखनऊ में ये बैठक हुई। तो सीएम आवास बताई जा रही है ये जगह जहां पर ये बैठक बुलाई गई थी। तो टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की है और कोरोना के संबंध में चर्चा की गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चला, उसके बाद से टीकाकरण अभियान की शुरुआत भी 16 जनवरी को की गई थी। उसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ खुद जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा था, वैक्सीनेशन का अभियान की शुरुआत की गई थी, उसको लेकर के निगरानी बढ़ते हुए थे। अध्यक्षों को बार बार ये निर्देश जारी कर रहे थे कि किस तरीके से उनके क्षेत्र में काम चल रहा है कोरोना पर, उस पर एक एक करके रिपोर्ट देने को भी उन्हें कहा गया था। तो लगातार इस तरीके की बैठकें इससे पहले भी बुलाई गई हैं और एक बार फिर से टीम 11 के साथ में कोरोना के संबंध में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई और बातचीत की। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ अक्सर बैठक करते रहते हैं, एक बार फिर से टीम 11 के साथ ये बैठक बुलाई गई, तो इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई कोरोना को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से वैक्सीनेशन चल रहा है और कोरोना का संक्रमण भी लगातार जो है उसका भी खतरा कम नहीं हुआ है, तो ये बिंदुओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करते हैं टीम 11 के साथ। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कितने मरीज आए हैं, कितनी मौतें हुई हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा की जाती है और अगले 24 घंटे में सरकार किस रणनीति पे काम करेगी, इस पर चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि कल दूसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है और जिस तरह से पहले चरण में वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ था उत्तर प्रदेश की बात करें, तो दूसरे चरण में भी कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और जो भी वैक्सीनेशन कार्य हो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, सभी को वैक्सीनेट किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए हैं। और साथ ही कहा है कि कोरोना संक्रमण खतरा भी कम नहीं हुआ, ऐसे में लोगों को जागरूक करने की लगातार अभियान चलाया जाए पुलिस अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा किसानों को लेकर भी उन्होंने समीक्षा की, जिस तरह से किसान धान खरीद किया, किसानों की अन्य समस्या है उसको लेकर उन्होंने समीक्षा की है। 26 जनवरी है, ऐसे में प्रदेश का माहौल खराब ना हो, इसको लेकर भी टीम 11 के अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। ये तमाम बिंदु है जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने आवास पर टीम 11 तो राहुल, क्या अभी आपने जिस तरीके से बताया कि 26 जनवरी का दिन भी नजदीक है और ऐसे में इस बात को लेकर भी बातचीत की गई है टीम 11 के साथ में, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को लेकर के कि मास्क पहनना जरूरी होगा उस दिन भी, और जिस तरीके से अगर लोग सड़कों पर निकलते हैं तो भले ही वैक्सीन आ गई है लेकिन फिर भी 2 गज दूरी का पालन भी करना होगा, क्या ऐसे कोई निर्देश भी जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल का कैसे पालन कराया जाएगा, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश है और कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें ये निश्चित रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोविड प्रोटोकॉल का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, मास्क लगाना कंपलसरी होगा, ज्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, इसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, क्योंकि परेड निकलती है विधानसभा के सामने से और उसको देखने के लिए काफी लोग आते हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क लगा के आए और कम संख्या में आए, तो इन तमाम चीजों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो लखनऊ की ये खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर टीम 11 के साथ सीएम योगी ने सीएम आवास पर कोरोना के संबंध में बैठक बुलाई थी। तो आज 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। 22 जनवरी तक लखनऊ में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा लखनऊ का बताया जा रहा है। 22 जनवरी तक लखनऊ में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहने वाले हैं और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। तो बैठकों पर भी सबकी नजर बनी रहेगी कि आखिर इन बैठकों में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आज 2 दिवसीय ये दौरा लखनऊ का बताया जा रहा है जेपी नड्डा का। बीजेपी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, आज इनका 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में कई तरीके की बैठकें भी यहाँ होंगी। तो प्रदेश पदाधिकारियों, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ ही बैठक होनी है और ऐसे में अवध और कानपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होनी है। जिला अध्यक्ष अवध और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ भी बैठक करेंगे जेपी नड्डा। विधायकों और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी जेपी नड्डा की बैठक बुलाई गई है। तो लखनऊ दौरे पर जेपी नड्डा बताई जा रहे 2 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है। 22 जनवरी तक लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा और आज ही वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में अवध और कानपुर क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी, साथ ही जिला अध्यक्ष अवध और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक होगी। तो विधायकों और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई जानी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा जो कार्यक्रम रहने वाला है वो भी हम आपको बता देते हैं। दोपहर 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे जेपी नड्डा। रात 9 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है। तो 22 जनवरी सुबह 9:45 पर ग्रामीण चिन्हित की मंडल बैठक बुलाई गई है। सुबह 11 बजे सीएमएस विस्तार पर बूथ को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक में शामिल होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये पूरा कार्यक्रम उनका हम आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को भी संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन रखा गया है। तो दोपहर 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे। 2 दिवसीय लखनऊ का दौरा जेपी नड्डा का बताया जा रहा है, तो इस दौरान क्या कुछ खास रहने वाला है? तो हमारे संपर्क यहाँ राहुल से टूट गया, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ एक बार फिर आपको बता दें कि जिस तरीके से मीडिया वॉलंटियर्स के साथ भी बातचीत होगी, संबोधित करेंगे और शाम 5:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भी आयोजन होगा जिसमें जेपी नड्डा रहेंगे। खबर औरैया से है, जहां पर लापरवाही पर डीएम सुनील कुमार वर्मा सख्त होते हुए नजर आए। ठेकेदार के खिलाफ की एफआईआर दर्ज किया गया। डीएम ने किया था समायन भवन का औचक निरीक्षण। तो निरीक्षण के दौरान भवन में दिखी घोर अनियमितता। जांच के दौरान छत पर दरार और प्लास्टर टूटा मिला। सिंचाई विभाग की तरफ से समायन में बनाया जा रहा भवन मामले में डीएम सुनील कुमार वर्मा ने तत्काल एक्शन लिया है। तो यह एक्शन सुनील कुमार वर्मा ने लिया है और डीएम है सुनील कुमार वर्मा, जिन्होंने कड़ा एक्शन लिया है सिंचाई विभाग की तरफ से। जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा था कि जो विभाग है उसमें किस तरीके से प्लास्टर टूटे मिल रहे थे, दीवारों पर दरारें पड़ी हुई थी, लेकिन कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करा रहा था। तो मंजुल पांडे हमारे संवाददाता और से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मंजुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी, क्या कोई शिकायत नहीं की गई थी कि विभागों के दीवारों पर दरार पड़े हुए हैं, इस तरीके से प्लास्टर उखड़े पड़े, जब निरीक्षण किया जा रहा है तब इन चीजों का पता चलता है? जी श्रुति, बिल्कुल बताना चाहूंगा। डीएम सुनील कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण भवन का निरीक्षण किया था, जिसमें खामियां पाने पर डीएम सुनील कुमार वर्मा जी ने ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया। जी तो मंजुल, इसके बाद क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्या अब इसके बाद से जो मामले सामने आए हैं उसको ठीक करवाया जाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। डीएम सुनील कुमार वर्मा के सख्त निर्देश है, किसी भी सरकारी भवन में दरार नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी भवन में कोई खामियां नहीं पानी चाहिए। कोई भी निर्माण कार्य अगर चल रहा है तो वो मानक के रूप में ही होना चाहिए। मानक के अनुरूप अगर होगा तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी
लेकिन क्या ये जो पूरा मामला है, जब सिंचाई विभाग में इस तरीके की हरकत देखी गई है, तो इससे पहले क्या हर बार ऐसा जरूरी होता है कि जब भी कोई सरकार की तरफ से इस तरीके से अनियमितताएं सामने आती है, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, माफ कीजिएगा, जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहां पर जो अधिकारी मौजूद रहते हैं, कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, क्या वो कुंभकर्णी नींद सो रहे होते हैं कि उन्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है? जी श्रुति, आपको बता दो, पूरा खेल जो है, पूरा खेल कमीशन पर बंधा होता है। हर अधिकारी के संबंधित विभाग जो होता है, सबके अपने अपने कमीशन तय होते हैं निर्माण कराने को लेकर। इसके देखा जाता है जो भी मानक के अनुरूप कार्य कराए जाते हैं, कमीशन पर जो मानक के अनुरूप काम हुआ है उसको भी। लेकिन बार बार इस तरीके से जो लापरवाही सामने आती रहती है, हर बार ऐसा क्यों होता है मंजूल, की या तो डीएम को सामने आना पड़ता है या फिर किसी और उच्च अधिकारी को सामने आना पड़ता है, उसके बाद से कोई एक्शन लिया जाता है? जी श्रुति, बिल्कुल बताना चाहूंगा। डीएम की अगर बात की जाए, डीएम नवनियुक्त है, नए डीएम है, और ये जनपद में 4 दिन से ही ऐसे ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। लगातार सरकारी निर्माण भवन है, उनके जो औचक निरीक्षण कर रहे हैं, उन देख रहे हैं कौन से मानक के अनुरूप बन रहा है, कौन से मानक के रूप में बन रहा है। जी, तो अब तक कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया जा चुका है? तकरीबन बीते दिनों भी 2 ठेकेदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही कल भी एक ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है मंजूल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये औरैया की खबर आपको बता रहे थे, जहां पर एफआईआर तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अब तक इस मामले में सुनवाई हुई नहीं है साफ तौर पर, और बार बार ऐसे ही नज़ारे सामने आते हैं जब डीएम को खुद पहुंचना पड़ता है निरीक्षण करने के लिए, और उसके बाद से जब डीएम यहां पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने तत्काल एक्शन लेने की बात कही। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने परिसर का निरीक्षण किया। तो पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्र पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर। टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों के साथ निरीक्षण किया गया। तो राम मंदिर निर्माण के डिजाइन को लेकर के चर्चा की गई। नृपेंद्र मिश्रा के साथ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी मौजूद रहे। तो टाटा कंसल्टेंसी के साथ जो अधिकारी तमाम बताए जा रहे थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे, और राम मंदिर के लिए ये निरीक्षण किया गया। तो नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी मौजूद बताए गए। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए राघवेंद्र शुक्ला, ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो निरीक्षण किया गया है, इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ बातें सामने आई हैं? तो लगता है हमारा संपर्क राघवेंद्र से टूट गया, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो अयोध्या की खबर आपको बता रहे, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने परिसर का निरीक्षण किया है। पूर्व आईएएस नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे राम जन्मभूमि परिसर और यहां पर निरीक्षण किया गया। तो टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियरों के साथ ये निरीक्षण किया गया था। तो इस दौरान राम मंदिर निर्माण के डिजाइन को लेकर के भी चर्चा की गई। तो डिजाइन जिस तरीके से किया जा रहा था, और अब लगातार एक एक कर जो राम जन्मभूमि है उसका ढांचा भी एक तरीके से तैयार तो कर लिया गया है। तो और इसी को लेकर के जिस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है राम जन्मभूमि मंदिर का, उसको लेकर के बार बार निरीक्षण किया जा रहा है ताकि काम ठीक तरीके से हो सके, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना बरती जाए। तो टाटा कंसल्टेंसी के जो इंजीनियर बताए जा रहे थे, उनके साथ, उन तमाम कार्यकर्ताओं अधिकारियों के साथ भी निरीक्षण किया गया राम मंदिर निर्माण के जो परिसर में ही। नृपेंद्र मिश्रा के साथ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय भी इस दौरान मौजूद थे। तो एक बार फिर हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र शुक्ला अयोध्या से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो निरीक्षण किया गया, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व सलाहकार भी रहे हैं और पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैं। उनके साथ आज चंपत राय, जो महामंत्री है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के, इन दोनों लोगों ने आज निरीक्षण किया हुआ था राम मंदिर परिसर का जाकर के। वहां पर जो है एल&टी और टाटा कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर है वह भी मौजूद रहे। इन सब के निरीक्षण के ठीक बाद अभी दोपहर में आज एक सर्किट हाउस में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, और इस बैठक के बाद जो है यह तय हो पाएगा कि इस तरीके से बीच में तकनीकी क्षेत्रों में कई कमियां आ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं से जो है एक नया विचार दिया जाएगा, और इंजीनियरों की सलाह पर फिर से तकनीकी खामियां, जैसे किस प्रकार की तकनीकी खामियां, क्या आप इस बात को जरा स्पष्ट तरीके से बता पाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ सरयू नदी का जो वाटर लेवल है वो काफी ऊपर था, उसी को लेकर जिस समय खुदाई हो रही थी, उन जो खंबे लगाए जाने थे, पाइपलाइन लगाई जानी थी, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। इसी को लेकर के टाटा कंस्ट्रक्शन और एल&टी के जो इंजीनियर हैं वह चेन्नई से बुलाए गए थे, और उन सब के साथ आज नृपेंद्र मिश्र और चंपत राय, इन दोनों पदाधिकारियों ने
वार्ता की है और आज जो बैठक होनी है उस बैठक के दौरान तमाम सारे अन्य निर्णय भी लिए जाएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो तकनीकी क्षेत्र में बदलाव हुआ है उसको घोषित किया जाएगा और फिर से नया कार्य शुरू किया जाएगा। तो राघवेंद्र, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, कितनी उम्मीदें है कि कितनी जल्द जो राम जन्मभूमि मंदिर है उसका निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, देखिए कल जो है बड़े ही गर्व के साथ चंपत राय ने जो है एक बयान जारी किया था और उसमें इस बात को कहा था कि जिस तरह से हमें काफी देरी लग रही थी, अब वह पूरा संभावना है कि जल्द से जल्द राम मंदिर का निर्माण हो सकेगा। यानी जो निचला इंफ्रास्ट्रक्चर था वह काफी तैयार होने के करीब है और निश्चित ही जो पहला मंजिल रहेगा यानी 212 खंबे का जो नीचे की शुरुआत है वो बहुत जल्द ही देखने को मिलेगी और ऐसा अनुमान है कि करीब 2 वर्ष के अंदर अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली में वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन प्राइम को नोटिस जारी किया है। वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिर्जापुर के निर्माता को भी नोटिस भेजा है। तो लगातार मिर्जापुर सुर्खियों में बनी हुई थी क्योंकि मिर्जापुर 2 जो आया था उसके बाद से लगातार तमाम ऐसे जगह थे जहां पर एफआईआर दर्ज करवाए गए थे और एफआईआर भी केवल इस वजह से क्योंकि उस एफआईआर में साफ तौर पर यह कहा गया था कि मिर्जापुर को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से गाली गलौज का इस्तेमाल इस वेब सीरीज में किया गया है, वहां के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है और इसी आधार पर कई ऐसे जगह थे जहां पर ये एफआईआर दर्ज करवाए गए थे, जिसके बाद से मिर्जापुर को लेकर के नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया गया है अमेजॉन प्राइम को वेब सीरीज मिर्जापुर को लेकर के, तो इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन पर शिकंजा के बावजूद भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसे जो है कंटेंट चल रहे हैं जो आपत्ति है। जैसे मिर्जापुर फर्स्ट और मिर्जापुर सेकंड दोनों की वेब सीरीज में न सिर्फ गाली गलौज की उसमें अभी भी शामिल है बल्कि भी है और इसके साथ ही जिस तरीके से मिर्जापुर की आपराधिक छवि, मिर्जापुर को एक आपराधिक छवि के तौर पर पेश किया गया है वो आपत्तिजनक और इसको लेकर के मिर्जापुर की सांसद से लेकर के तमाम व्यक्तियों ने इसका विरोध किया था और ये खाता गलत तरीके से पेश की गई है जो है और इसको लेकर के कई जगह पर यह एफआईआर भी दर्ज हुई थी आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर। अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अमेजॉन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और नोटिस जारी किया है कि आप इस पर बताइए कि इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट आपने इस्तेमाल क्यों किए। तो अब कहीं ना कहीं अमेजॉन ये के जो है अब शिकंजा कसरा, इससे पहले तांडव को लेकर सवाल हुआ और अब मिर्जापुर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अमेजॉन को जो है जीता है। तो ब्रिजेश, क्या इस पर मिर्जापुर के जो निर्देशक और निर्माता है क्या उनके तरफ से अब तक इस नोटिस का जवाब दिया गया है या फिर कोई सफाई पेश की गई है? देखिए, उनकी तरफ अब तक इस पर कोई जो है काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया है। अब ये संभावना है कि संभवतः जो है अमेजॉन की तरफ से अपनी इस पर जो है प्रतिक्रिया दी जाएगी और उस पर क्या कुछ सफाई देते हैं ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।